तो हमने बात की थी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की, है ना। हमने कहा था कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था R H विटाकर साहब ने, जिसमें जो फाइव किंगडम्स है वो क्या आ जाते हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमलिया। इस चैप्टर के अंदर हम मोनेरा पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा पढ़ेंगे और फंजाई पढ़ेंगे, और इसी की हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। उसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा देखिए, जो कल पढ़ा था हमने क्लासिफिकेशन के बारे में ना, तो कल हमने कहा था कि जो कैरेक्टर्स है जो लिए थे R H विटाकर साहब ने, ताकि वो करेगा क्लासिफिकेशन उन फाइव किंगडम के अंदर, जो है प्लांट्स और एनिमल्स को, ऑर्गेनिजम्स को। तो उसने लिए थे सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उस बुनियाद पे देखा था हमने क्या कहाँ पे क्या हो जाता है। हमने कहा था मोनरा होते हैं प्रोकैरियोटिक, बाकी सब क्या होते हैं? यूकैरियोटिक, जहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? एब्सेंट। बाकी हर जगह क्या होता है? प्रेजेंट। बाकी हमने पढ़ा था यहाँ पे होती है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, क्या होती है? सेलुलर, सेल लेवल तक होती है। यहाँ पे क्या होती है? मल्टी सेलुलर। फिर यहाँ पे क्या होती है? प्लांट के अंदर टिश्यू ऑर्गन आ जाता है, और हम इंसानों के अंदर ऑर्गन सिस्टम भी आ जाता है। फिर बाद में हमने कहा था उनकी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसे है? ऑलोट्रॉपिक है, हेट्रोट्रॉपिक है, होलोजोइक है, सैप्रोफिटिक है, जो कि क्लास 10 से आप पढ़ते आ रहे हैं। अब ये गेम पढ़ने कैसे? बिल्कुल डिटेल के अंदर। अब नीचे ये बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन है, द थ्री डोमेन सिस्टम हैज आल्सो बीन पढ़ा था हमने। लेट अस लुक एट द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इश्यूज एंड कंसिडरेशंस दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। देखिए, अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो मैंने कहा था कल आपसे, उसको क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी को हम बोलते हैं सयानो बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? सयानो बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया ही होता है, लेकिन नाम क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी। उसके बाद फंजाई, ठीक है। उसके बाद मॉजस, जो कि प्लांट्स में आ जाएंगे। ये हमें आगे पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, प्लांट जो है क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ेंगे हम ये। फर्न्स प्लांट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स ये भी प्लांट्स होते हैं, और एंजियोस्पर्म्स ये भी प्लांट्स होते हैं। ये हम प्लांट्स के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। बोले अर्लियर क्लासिफिकेशन जो था उसमें था बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगे, फंजाई, मॉजस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। वो इस सारे को अंडर प्लांट्स गिनते थे। द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम was that all organisms included had a cell wall in their cells। उन्हें कह दिया कि हम बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी यानी कि साइनोबैक्टीरिया को, और साथ साथ हम फंजाई को, मॉजस को, फर्न्स को, जिम्नोस्पर्म्स को, एंजियोस्पर्म्स को एक होल किंगडम के अंदर इसलिए यूनिफाई करते हैं क्योंकि उन सारों के सेल वॉल प्रेजेंट है उनके सेल्स के अंदर। उनके सेल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है। जैसे कि हम कल पढ़ रहे थे, यहाँ पे देखिए सेल वॉल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट, प्रेजेंट। बस एनिमल्स में क्या होता है? एब्सेंट। बाकी लगभग कहाँ पे होता है? लगभग हर जगह पे सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसलिए इन्होंने इस पे क्लासिफिकेशन की थी, सेल वॉल सेल्स में कहाँ कहाँ पे होता है, तो इन सब में पाया जाता है। इन लोगों ने इसको यूनिफाई कर दिया था। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या हो गई इस चीज से? This placed together groups which widely differed in other characteristics। इसने उन दो ग्रुप्स को आपस में जुड़ा दिया जिनको बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत डिफरेंट थे। हाँ, इवन दो सेल वॉल उनका सेम था सारों का, लेकिन बाकी कैरेक्टर्स की बुनियाद पे वो बहुत डिफरेंट थे। तो इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। इस क्लासिफिकेशन सिस्टम ने क्या मुसीबत लाई? इसने प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जो था, जो प्रोकैरियोटिक मैंने कल कहा था आपसे, वो क्या होता है? प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जहाँ पे सेल वॉल वेल डिफाइंड नहीं होता है, जहाँ पे वेल डिफाइंड, सॉरी, जहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पे। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस पढ़ा होगा आपने, न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस होता है जो सेल के बीच में होता है एक ऑर्गेनल, तो उसके अंदर डीएनए सारा प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। लेकिन चूंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वहाँ पे जो डीएनए होता है वो बिल्कुल फ्लोट कर रहा होता है फ्रीली, वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। लेकिन हमने कहा था यूकैरियोट्स जो है वहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी होते हैं। असल में हमें ये पढ़ने हैं चैप्टर नंबर 8 सेल के अंदर, हम वहीं पढ़ेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, अगर समझ नहीं भी आएगा ना आगे होता है फिर क्लियर। एंड द ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है। इसने प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को और ब्लू ग्रीन एल्गे को, जो कि एक सायानो बैक्टीरिया है, उसके साथ जोड़ा विद अदर ग्रुप्स विच वर यूकैरियोटिक, जो खुद यूकैरियोटिक थे। आप देखिए यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में कितनी डिफरेंस होती है।
तो इस क्लासिफिकेशन सिस्टम ने, जहाँ पे हमने इन सारों को ऑन द बेस ऑफ सेल वॉल पे हमने क्लासिफाई कर दिया था, उनको कैटेगराइज कर दिया था, उसकी वजह से मसला ये हो गया कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लूग्रीन एल्गे जो कि साइनोबैक्टीरिया है, वो एक साथ आ गए, उनके साथ भी ग्रुपिंग उनकी हो गई जो यूकैरियोटिक थे। इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर ये द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर वंस। इससे ये भी मुसीबत लाई कि इसने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को एक ही क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर भर दिया। अगर उन्हें सिर्फ सेल वॉल देखा था, उसी बुनियाद पे क्लासिफिकेशन की थी जो कि हम बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसने एग्जाम्पल यहाँ पर दी है, क्लैमाइडोमोनास, क्या, क्लैमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा। इसने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, क्लैमाइडोमाइनास और क्लैमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा। अब पता है मसला क्या यहाँ पे होता है, हमने कहा ना कि इन लोगों ने ग्रुप कर दिया यूनिसेलर को मल्टीसेलर के साथ। जो क्लैमाइडोमोनास जो होता है, क्लैमाइडोमोनास, वो होता है यूनिसेलुलर। क्या होता है? यूनिसेलुलर। वो खाली एक ही सेल से बन गया होता है, कौन? क्लैमाइडोमोनास। लेकिन जो स्पाइरोगाइरा होता है, वो किससे बन गया? वो होता है मल्टी सेलुलर। क्या होता है? मल्टी सेलुलर। दोनों एल्गे होते हैं, लेकिन ये होता है यूनिसेलुलर एल्गे। कौन? क्लैमाइडोमोनास। और स्पाइरोगैरा होता है मल्टी सेलुलर एल्गे। अब इन्हें क्या कर दिया? वर प्लेस टुगेदर अंडर एल्गे। इन दोनों को एल्गे के अंदर डाला गया, ठीक है। उसके बाद द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप। इस क्लासिफिकेशन ने डिफरेंशिएट नहीं कर दिया बिटवीन द हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप, जो कि खाना बनाते, खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पर डिपेंड होते हैं खाने के लिए, जैसे फंजाई होता है, एंड द ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स। और ऑटोट्रॉपिक जो खुद अपना खाना बनाते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं। इसने उनके दरमियान में फर्क नहीं कर दिया। इसने कहा दिया ये सबको हम करेंगे एक क्लासिफिकेशन सिस्टम में भर देंगे। किन सबको? आए ना ऊपर देखिए, यहाँ पे देखिए आप, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, फंजाई, मोजेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। क्यों? सेल वॉल्स उनमें सब में पाए जाते थे, लेकिन इसकी वजह से ये मसले आ गए, ठीक है। तो दो दे ऑल्सो शोड अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर सेल वॉल, इन देयर वॉल्स कॉम्पोजिशन। इसने ये भी दिखाया कि उनके सेल वॉल में डिफरेंस भी है, उनकी कंपोजिशन के अंदर, सेल वॉल कंपोजिशन वो कैसे बन गया है। जैसा कि यहाँ पे हम देखा था, सेल वॉल यहाँ पे मोनेरा के अंदर पॉलीसेकेराइड से बन गया था और अमीनो एसिड से बन गया था। लेकिन प्रोटिस्टा के अंदर जो है हमने देखा था, फंजाई के अंदर काइटिन से बन गया था, प्लांट्स के अंदर सेलुलोज से बन गया था। तो वही कॉम्पोजिशन जो सेल वॉल की है वो डिफरेंट है इन सारों के अंदर। तो द फंजाई हैड काइटिन इन देयर वॉल्स, है कि नहीं? फंजाई काइटिन, फंजाई का जो सेल वॉल है वो काइटिन से बन गया था। वाइल द ग्रीन प्लांट्स हैड अ सेलुलोसिक सेल वॉल, बल्कि ग्रीन प्लांट्स को जो सेल वॉल होता है वो बन जाते हैं सेलुलोसिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फंजाई का जो सेल वॉल जो है वो बन जाता है किससे? काइटिन से। और जो सेल वॉल होता है किनका? प्लांट्स का, वो बन जाता है किससे? सेलुलोज से। When such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom. अब लगा कि इस किंगडम फंजाई को अलग ही करना पड़ेगा, क्योंकि इनका सेल वॉल डिफरेंट होता है, वो बन जाता है काइटिन से। प्लांट्स का किससे बन जाता है? वो बन जाते हैं सेलुलोज से। जो बैक्टीरिया है वो कैसे बन जाता है? पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड से, ठीक है। तो इस वजह से इन लोगों ने किंगडम फंजाई अलग कर दिया। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। फिर जो जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, जहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, जहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन से बंधे हुए नहीं थे, तो उन्हें डाल दिया गया किंगडम मोनेरा के अंदर। जितने भी कौन थे, शाबाश बताइए, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। जो यूनिसेलुलर तो थे, लेकिन प्रोकैरियोटिक नहीं थे, यूकैरियोटिक थे। उनका जो सेल, उनका जो न्यूक्लियस था वो वेल डिफाइंड था, लेकिन हाँ एक ही सेल थी, यूनिसेलुलर थे। लेकिन वो क्या थे? बैक्टीरिया की तरह वो थे यूनिसेलुलर, लेकिन वो नहीं थे बैक्टीरिया की तरह प्रोकैरियोट्स, वो थे यूकैरियोट्स। तो उन्हें अलग ही किंगडम दिया गया और उसे कहा गया प्रोटिस्टा। आप समझ पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो गया, बाद में क्यों इनको अलग कर दिया गया? इनकी डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे। उन्हीं को हम बोलते हैं पेक्यूलैरिटीज। क्या बोलते हैं? पेक्यूलैरिटीज, पेक्यूलैरिटीज या लैरिटीज बोलते हैं। मतलब कुछ ऐसे, ये थोड़ा जारगन टर्म है, छोड़िए इसको। मतलब डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर्स, जिसकी बुनियाद पे जो है फर्क कर पाते हैं, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लैमाइडोमोनास। जो किंगडम प्रोटिस्टा था उसने लाया एक साथ कौन? क्लैमाइडोमोनास को और क्या, क्लोरेला को, ठीक है। अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गे विद इन प्लांट्स एंड बोथ हैविंग
सेल वॉल्स। पहले इसको रखा गया था एलगे के अंदर प्लांट्स के साथ, क्योंकि एलगे जो है वो प्लांट्स की एक मतलब एक इसमें आता है, हम पढ़ेंगे ना आगे, प्लांट्स क्लासिफिकेशन में एलगे आता है पहले ही। तो लेकिन बाद में क्या, एंड बोथ हैविंग दिस सेल वॉल, लेकिन बाद में इनको रखा गया किसमें, क्लामाइडोमोनास को और कॉलेरा को, जो कि दोनों क्या होते हैं, यूनिसेलुलर, क्या होते हैं, यूनिसेल्यूलर। उनको रखा गया किसमें, प्रोटिस्टिस में। अब मैंने यहाँ पे क्या कहा, एक मिनट, अरे यहाँ पे क्लामाइडोमोनास, ठीक है, ये प्रोटिस्टिस में आता है, बाद में रखा गया उसको प्रोटिस्ट में बाद में। अब समझ रहे, बाद में उसको प्रोटिस्टिस में रखा गया। उसके बाद विद पैरामीशियम एंड अमीबा। पैरामीशियम और अमीबा जो है ना, अपने नाम सुना होगा, जो थोड़ा चप्पल जैसे होते हैं, अमीबा पता ही है, ऐसे ऐसे थोड़ा होता है। पैरामीशियम थोड़ा चप्पल जैसा होता है, ऐसा है ना। तो पैरामीशियम अमीबा विच वर अर्लियर प्लेस्ड इन द एनिमल किंगडम, जिनको पहले रखा गया था एनिमल किंगडम, विच लैक सेल वॉल, जिनके पास सेल वॉल नहीं है, ठीक है, उन्हें भी कहाँ पे रखा गया बाद में, प्रोटिस्टस के ही अंदर रखा गया। बात समझ रहे हैं आप। पैरामीशियम को और अमीबा को, जिनमें सेल वॉल नहीं था, तो कहा गया कि रख दो एनिमल किंगडम के अंदर, लेकिन बाद में रखा गया उनको अलग ही किंगडम के अंदर, जिसको कहा गया प्रोटिस्टस। जो कि मैंने आपसे कहा, ये एक इंपॉर्टेंट पर याद रखना है, ये वाला पॉइंट उसको मैं हाईलाइट करता हूँ, ठीक है, ब्लू से। ये बात याद रखिए कि प्रोटिस्टा जो है, कहाँ गया, जो प्रोटिस्टा जो है, ये बात रखिए यहाँ पे, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो है, ध्यान से बात सुनिए, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। तो पैरामीशियम अमीबा भी क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, लेकिन जहाँ पे सेल वॉल नहीं पाया जाता है, तो उनको एनिमल में किंगडम में रखा गया था, लेकिन बाद में उनको निकाल के वापस अलग से किंगडम बना दिया गया प्रोटिस्टा। अभी हम प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं, वो जरा खत्म हो गया ना, वो बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, वो हमें वापस से पढ़ना है, नीचे अब सब आ जाएगा, वापस रिवीजन हो जाएगा इसका। अच्छा, it has put together organisms which in earlier classifications were placed in different kingdoms. इस प्रोटिस्टा ने उन ऑर्गेनिज्म को साथ में रखा गया जिनको पहले डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स में रखा गया था। जैसे हमने यहाँ पे देखा, क्लेमाइडोमोनास कोलेरा को पहले एल्गे में रखा गया था प्लांट्स के साथ, लेकिन बाद में वापस प्रोटिस्टस के अंदर लाया गया। पैरामीशियम अमीबिया को पहले एनिमल्स के साथ रखा गया था, फिर वहां से निकाल के प्रोटिस्टस में लाया गया। दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज्ड। क्राइटेरिया, बुनियाद, पैरामीटर्स जिन पे क्लासिफिकेशन की गई थी, वो चेंज हो गया। मतलब जितनी चीजें रिसर्च होती है ना, उतना क्लासिफिकेशन में क्या होता है, एवोल्यूशन हो जाता है, चेंज आ जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, दिस काइंड ऑफ चेंज विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू, हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। जितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इवॉल्व हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, जितना हम समझ पाएंगे आखिर इनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, इनका कॉमन एंसेस्टर क्या है, जितना हम करमेंट हम इस्तेमाल की थी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, हम समझेंगे इनका। याद है किसी को, यहाँ पे देखिए आप, एनसीईआरटी रट्टा करना है, याद है ना। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, एवोल्यूशन रिलेशनशिप, इनका जितना हम समझ पाएंगे, उतना हम क्लासिफिकेशन अच्छे से कर पाएंगे। ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू इवॉल्व अ क्लासिफिकेशन सिस्टम विच रिफ्लेक्ट्स नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकल। ओवर टाइम ऐसा कहा गया, ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया जो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल बुनियाद पर नहीं करता था क्लासीफाई, बल्कि फिजियोलॉजिकल बुनियाद पर भी, कि फंक्शनिंग कैसी है उसके बुनियाद पर भी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे है उसके बुनियाद पर भी। मॉर्फोलॉजी का तो पता ही है, सेल टाइप कैसी इसकी है, जो हम यहाँ पढ़ रहे थे। यहाँ पे देखिए आप, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं क्या, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस में आएगा, फिजियोलॉजी में, फंक्शनिंग के अंदर, ठीक है। फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज भी देखिए, उस बुनियाद पर भी क्लासिफिकेशन सिस्टम आगे इवॉल्व होता गया। बट इज यू आर नॉट ओनली द मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज, खाली इतना ही नहीं, बल्कि बट ऑल्सो फाइलोजेनेटिक। अब देखा गया फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है, आखिर इनकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, उसकी बुनियाद पे भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में एनहांसमेंट और एवोल्यूशन और डेवलपमेंट होती गई टाइम के साथ साथ, जैसा क्या हो जाता है। तो ये बात, एक बात याद रखनी चाहिए, इसके बाहर है, साइंस इज नेवर एब्सोल्यूट। साइंस, मैं लिखता हूँ अच्छे से ये बात, नेवर, आप बोलेंगे जो लिखा है वही सच है, ऐसी बात नहीं है। साइंस कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता है, साइंस डजंट लीड टू सर्टेनिटी। साइंस पे हम आंखें बंद करके पूरा यकीन भी नहीं कर सकते। जब पढ़ते हैं इंसान फिलोसफी ऑफ साइंस, अभी आप छोटे ही, आप नहीं पढ़ सकते हो, उसमें पढ़ते यही इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, ठीक है। फिर समझ आता है कि साइंस में भी क्या है, लिमिटेशंस है।
हमने बिग बैंग बोल दिया तो वही हो गया पूरा, सिंगल सेल थ्योरी बोल दी तो वैसे ही हो गया होगा। साइंस एक फिलोसफी बेस्ड है, उसको बोलते हैं फिलोसफी ऑफ साइंस। जब वो इंसान पढ़ता है फिर समझ आता है साइंस आखिर है क्या, क्योंकि फिलोसफी इज द मदर ऑफ ऑल द साइंसेस। फिलहाल हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। मेरे कहने का मकसद ये है कि आप देखिए चेंज आ सकती है साइंस के अंदर, ठीक है। मैं मिसाल दूंगा, अगर समझ जाएगा तो मसला नहीं है, मैं फ्री बोलूंगा। मैं घर से बाहर निकला, वहां पे कुत्ता था घर से बाहर, उसने मुझे काटा ही नहीं बराबर 30 दिन तक, 1 मंथ तक। मैंने थेरी दी, कुत्ता नहीं काटता है। अगले ही दिन मुझे कुत्ते ने काट दिया। जो मैंने पास्ट ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे जो थेरी कही थी ना, वो कैसे खत्म हो गई, नई ऑब्जर्वेशन से। तो साइंस ऐसे ही होता है, रिन्यू, नई ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे। हमें वहां नहीं जाना है। इन दिस चैप्टर वी स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा। अब हमें हो गया चैप्टर स्टार्ट। हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा, जो कि फर्स्ट किंगडम आता है इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटाकर साहब। उसके बाद हम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम फंजाई के बारे में पढ़ेंगे ऑफ द विटाकर सिस्टम क्लासिफिकेशन। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, बचा क्या? प्लांट एनिमलिया ना। प्लांट अगला चैप्टर है, एनिमलिया उसके बाद वाला चैप्टर है, वो हम उसमें उसमें पढ़ने हैं। कॉमनली रेफर टू एज प्लांट्स, प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स, वो हम पढ़ेंगे किसमें, रेस्पेक्टिवली बी डेल्ट सेपरेटली इन थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर, ठीक है। उस पर सेपरेट चैप्टर्स ही है, मसला नहीं है कुछ, ये बहुत आसान किताब है। किंगडम मोनेरा पढ़ेंगे हम, ठीक है। बैक्टीरिया के बारे में देखिए। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया आर ओनली मेंबर्स, सोल मेंबर्स का मतलब होता है ओनली मेंबर्स, सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स जो मोनेरा के हैं वो कौन है? बैक्टीरिया। दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनसे ज़्यादा तादाद दुनिया में किसी के नहीं है। बैक्टीरिया ऑकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह होते हैं। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट हैंडफुल ऑफ सॉइल। एक हाथ में इतनी सॉइल है ना, उसमें उस छोटी सी सॉइल में हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स, वो एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी रहते हैं। इससे हमने कहा कि वो बहुत अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, छोटे ऑर्गेनिजम्स है। सच एज हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स, स्नो एंड डीप ओशंस के अंदर, वेर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव, है ना। अब देखिए हॉट स्प्रिंग है, वहाँ पे कौन रहेगा इतनी गर्मी में? डेजर्ट के अंदर स्नो, यहाँ से एक्सट्रीम ठंडा, डीप ओशंस, वहाँ पाए जाते हैं कौन? बैक्टीरिया, वो सर्वाइव करते हैं वहाँ पे। मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट्स, उनमें से कुछ पैरासाइट्स बनकर भी रहते हैं, जैसा कि हमने कल कहा था। जो बैक्टीरिया होता है वो ऑटोट्रॉपिक होते हो, अपना खाना खुद बनाते हैं बाय कीमोसिंथेसिस, उनको बोलते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और या बनाते हैं फोटोसिंथेसिस, उनको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। या हमने एक और बात कहा था कि वो हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, यानी कि वो सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे भी रह सकते हैं। या वो पैरासिटिक भी हो सकते हैं, कल मैंने आपसे कहा था बैक्टीरिया पैरासिटिक भी हो सकता है। वो एज पैरासाइट किसी होस्ट पे रह सकता है अपनी न्यूट्रिशन को लेने के लिए। वो इसने यहाँ पे लिखा है कि many of them live in or on other organisms, या तो इन या तो ऑन, अंदर रह जाते हैं या बाहर रह जाते हैं ऑर्गेनिजम्स के, ताकि एज ए पैरासाइट्स होस्ट पे रह जाते हैं और अपना न्यूट्रिएंट ले जाते हैं। पता है ना होस्ट क्या होता है? मॉस्किटो जो है वो पैरासाइट है, वो उड़ के आ गया मेरे हाथ में बैठ गया, अब वो क्या है? पैरासाइट। मैं क्या हूँ? होस्ट। तो आसान है। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। अब शेप की बुनियाद पे कि बैक्टीरिया की शेप कैसी है, स्ट्रक्चर कैसे है, फॉर्म कैसे है, उसकी बुनियाद पे हमने कैटेगरीज में, 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है बैक्टीरिया को। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। नंबर 1 जो है उसको बोलते हैं स्फेरिकल कोकस। क्या बोलते हैं? कोकस, COCCUS, स्फेरिकल, जो स्फेयर शेप्ड होते हैं ना, स्फेयर शेप्ड। ये देखिए आप, इसका प्लूरल आता है कोकाई, ठीक है। PL हो गया प्लूरल, कोकस का आता है प्लूरल क्या? कोकाई। जैसे आप यहाँ देखते हैं कोकाई बहुत सारे, 1 2 3 4 बहुत सारे। या तो रॉड शेप्ड हो सकते हैं, उनको बोलते हैं बेसिलस। बेसिलस जो है वो सिंगल है, सिंगुलर है, बेसिलस। जैसे कोकस, यूएस यहाँ पे आता है। जैसे यहाँ पे कोकाई था प्लूरल, यहाँ पे बेसिलाई आता है प्लूरल। आप समझ रहे? उसके बाद कॉमा शेप भी हो सकते हैं, कॉमा शेप है, कॉमा ऐसा, या तो ऐसा कॉमा कॉमा, देखिए उनको बोलते हैं विब्रियम। क्या बोलते हैं? विब्रियम। जमा क्या आता है, प्लूरल क्या आता है? विब्रियो। कॉमा शेप बैक्टीरिया बहुत सारे को बोलते हैं क्या? विब्रियो। यहाँ पर नहीं आता है ऐसे कोकाइसिस, बेसिलस, स्पाइरलिस, ऐसे नहीं आता है यहाँ पे। कोकाई, बेसिलाई, स्पाइरला, विब्रियो, प्लूरल फॉर्म ही आता है, ठीक है। एंड द स्पाइरलम, स्पाइरल शेप ना, स्पाइरल जो ऐसे ऐसे होता है, स्पाइरल होता है ना किताब को स्पाइरल, और ये किताब है ना इसका ना स्पाइरल साइड से, ये
स्पाइरल बाइंडिंग इसको बोलते हैं ना। तो स्पाइरल शेप भी होते हैं कुछ, जैसे ये स्पाइरला इसको बोलते हैं। इसको आता है सिंगुलर फॉर्म क्या, स्पाइरलम। प्लूरल क्या आता है, स्पाइरला। इन शॉर्ट, हमने कहा बैक्टीरियाज को हम चार कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं उनकी शेप की बुनियाद पे। कॉकस या कोकाई क्या होता है, स्फेयर शेप्ड। बेसिलस या बेसिलाई क्या होता है, शाबाश, वो होता है रॉड शेप्ड, रॉड ना रॉड ऐसा। ऐसे ही कॉमा शेप्ड या विब्रियम बोलेंगे, या विब्रियो जमा आता है। ऐसे ही स्पाइरलम या स्पाइरला बोलेंगे, जो क्या होते हैं, स्पाइरल शेप्ड। तो बैक्टीरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स हमने पढ़ लिया। उसके बाद, दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, कितना सिंपल लगता है उनका स्ट्रक्चर, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स, वो बहुत कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर में है। हम सेल के अंदर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में, सेल बैक्टीरिया सेल कैसी होती है वहीं पढ़ेंगे। कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एज ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। बाकी ऑर्गेनिजम्स के मुकाबले में ये मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दिखाते हैं। ये जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, मेटाबॉलिज्म फंक्शनिंग जो हमारी होती है, मेटाबॉलिज्म, ये वो क्या होती है इनकी, डाइवर्स, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इनकी होती है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक, वो अपना खाना खुद ही बनाते, दैट इज दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स। ये समझना है। ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं। बनाते किससे, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से। यहाँ पे दो लफ्ज आ गए। क्या मुझे आप में से कोई पूछता है चैट में, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में क्या फर्क होता है, शाबाश बताइए। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में क्या फर्क होता है, या तो मैं म्यूट खोलता हूँ सीधे ही, बताइए। मैं म्यूट खोल रहा हूँ, उसको पता होगी वो बोल सकता है, शाबाश। ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में क्या फर्क होता है, नहीं पता है। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब होता है वो कंपाउंड्स जहाँ पे आमतौर पे कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। आपने शायद क्लास 10th के केमिस्ट्री चैप्टर 3rd में पढ़ा होगा ना, ये कार्बन कंपाउंड्स है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन जहाँ पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यूजुअली कम फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि यूजुअली आते हैं फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिक मतलब क्या हो गया, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से आते होंगे, या जो, और दे आर रिलेटेड टू लाइफ, जो लाइफ से ताल्लुक़ रखते होंगे, उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक। जैसे हम बोलते हैं ग्लूकोज की एग्जाम्पल, क्या बोलते हैं एग्जाम्पल, ऑर्गेनिक में कार्बन डाइऑक्साइड वो होते हैं विद हाइड्रोजन, हाँ बिल्कुल है ना, CH हमने यहाँ पे लिखा है, C बॉन्ड H, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। या तो हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ग्लूकोज की एग्जाम्पल लेंगे ना, ग्लूकोज जो हम इस्तेमाल करते हैं एनर्जी गिविंग फूड जो होता है। प्रोटीन, वो क्या है, ऑर्गेनिक। या ऐसे ही हम बोलेंगे फैट्स, वो क्या है, ऑर्गेनिक। DNA वो क्या है, ऑर्गेनिक, क्योंकि ये इट्स रिलेटेड टू लाइफ, ये लाइफ के साथ ताल्लुक रखता है। अब इनऑर्गेनिक का मतलब होता है, कंपाउंड्स का मतलब होता है जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड, CH बॉन्ड्स जहाँ पे नहीं होंगे। मोस्टली, हमेशा ऐसा नहीं होता है, मोस्टली ऐसा हो जाता है जहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं होते, उनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक या नॉन ऑर्गेनिक, ठीक है। जो कि आमतौर पे नॉन लिविंग सोर्सेज से आ जाते हैं। हमने कहा ऑर्गेनिक जो है वो आमतौर पे लिविंग सोर्सेज से आ जाते हैं, लेकिन जो इनऑर्गेनिक होता है वो आमतौर पे नॉन लिविंग सोर्सेज से आ जाते हैं। जैसे हम एग्जांपल देंगे, वाटर की एग्जांपल देंगे, ठीक है। हम एग्जांपल देंगे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल देंगे हम, या हम देंगे सॉल्ट्स की एग्जांपल, या हम देंगे मिनरल्स की एग्जांपल। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सॉल्ट्स, मिनरल्स, दीज आर ऑल inorganic compounds, and proteins, fats, DNA, glucose, these are all organic compounds। तो यहाँ पे क्या आ गया, बैक्टीरिया अपना खाना सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स। इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से, अब सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है ये समझ लें। सबस्ट्रेट का मतलब होता है ऐसा खाना, कोई भी चीज़ जो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करता है एज अ फूड और एनर्जी सोर्स। जो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करता है एज फूड या एनर्जी सोर्स, उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। हम क्या करते हैं एज सबस्ट्रेट इस्तेमाल, ग्लूकोज। तो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, अब ये ऑर्गेनिक इस्तेमाल नहीं करते, बात समझिए। बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को इस्तेमाल करते हैं, ना कि ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स को। सबस्ट्रेट मतलब क्या हो गया, फूड या एनर्जी, इससे ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑब्टेन करता है उसको, ठीक है, यूज करते हैं उसको। दे में भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, जो बैक्टीरिया है वो फोटोसिंथेटिक, अपना खाना लाइट से बनाएंगे खुद ब खुद। और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, या केमिकल से बनाएंगे खुद ब खुद। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेटरोट्रॉप्स, लेकिन वास्ट मेजोरिटी, ज्यादातर, पता क्या होते हैं वो,
हेट्रोट्रॉप्स, यानी कि वो डिपेंड करते हैं ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर देयर फूड। जैसा कि हमने कहा था, डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर देयर फूड का मतलब होता है सैप्रोफिटिक, याद है आपको। और हमने कहा था जो डिपेंड करते हैं उन अदर ऑर्गेनिजम्स या उन पे रहते, उन पे या उनमें रहते, इन देम और ऑन देम, उनको बोलते हैं पैरासिटिक बैक्टीरिया, जैसा कि यहाँ पे इस टेबल में लिखा था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल था। यहाँ पे देखिए आप, हेटरोट्रॉपिक या तो सैप्रोफिटिक होंगे या तो क्या होंगे, पैरासिटिक होंगे। उसके बाद हम जाएंगे नीचे, तो बैक्टीरिया में खत्म हो गया। अब अगर आपको याद होगा, मैंने आपसे कल कहा था बैक्टीरिया को हम डिवाइड करते हैं दो और चीज़ों के अंदर, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। मैंने आपसे कहा था ये आर्की का मतलब क्या होता है, कोई बोल सकता है शबाश चैट में जल्दी, 5 सेकंड में, 1 2 3 4 5। आर्ची का मतलब क्या होता है? अच्छा, और यू का मतलब क्या होता है, शबाश। आर्ची का मतलब होता है जो प्रिमिटिव होगा, क्या होगा, प्रिमिटिव, यानी कि या एंशंट बोलेंगे हम, पुराना, पहला, प्रिमिटिव, पुराना पहला, ठीक है। आर्च बैक्टीरिया जो पहला बैक्टीरिया था। फिर यू बैक्टीरिया का यू मतलब होता है ट्रू, तो ट्रू बैक्टीरिया, और ये क्या होता है, प्रिमिटिव बैक्टीरिया। अब हम बात करते हैं आर्ची बैक्टीरिया की। आर्ची बैक्टीरिया या ट्रू या जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया होता है, पुराना बैक्टीरिया, एंशियंट बैक्टीरिया जो होता है, आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स। ये बहुत हार्श हैबिटेट्स में रहते हैं, बहुत खतरनाक हैबिटेट्स में रहते हैं, सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में रहते हैं। उनको बोलते हैं हेलोफाइल्स। क्या बोलते हैं, हेलोफाइल्स। ये हेलो का मतलब क्या होता है, कोई बोल सकता है, शाबाश। पता हो इनकी केमिस्ट्री वालों को, वैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते 10th तक सारे। हेलो का मतलब होते हैं सॉल्ट, और फाइल का मतलब होता है लविंग। शायद आपने पढ़ा होगा वो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूट्रोफाइल, शायद 10th क्लास में ना। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करने वाला, न्यूट्रोफाइल, ठीक है। फाइल का मतलब लविंग, नहीं यानी पढ़ा होगा वो हाइड्रोफिलिक। हाँ आपने वो पढ़ा हुआ, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड, है कि नहीं। हाइड्रोफिलिक, पानी से मोहब्बत करने वाला, हाइड्रोफोबिक, पानी से फोबिया, डर। तो फाइल बोलते हैं लविंग को, जैसे बोले फिलोसोफी, मोहब्बत करना सोफी से, विजडम से, हिकमत से मोहब्बत करना, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग से मोहब्बत करना। छोड़िए उसको फिलहाल। हेलो फाइल का सिंपल मतलब होता है, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, और फाइल का मतलब होता है लविंग। तो सॉल्ट से मोहब्बत करने वाले बैक्टीरिया को बोलते हैं हेलोफाइल्स, जो कि एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में रहते हैं, जो कि आर्ची बैक्टीरिया होते हैं। कुछ रहते हैं हॉट स्प्रिंग्स के अंदर, कुछ कहाँ रहते हैं, कुछ उनमें से रहते हैं हॉट स्प्रिंग्स के अंदर। तो इसने यहाँ पे लिखा है उनको क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्म मतलब क्या होता है, थर्मामीटर क्या होता है, टेम्परेचर को मेजर करते हैं, मीटर मतलब मेजर करता है टेम्परेचर को। तो थर्मो एसिड, यानी कि एसिड भी होगा और गर्मी भी होगी, फाइल्स, ऐसे याद करिए आप। थर्मो एस्टोफाइल्स, कितना आसान है, हेलोफाइल्स, थर्मो एस्टोफाइल्स, खत्म मसला। मैं आर्ची बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ। एंड मार्शी एरियाज, कुछ उनमें से मार्शी एरियाज में रहते हैं। मार्श एरियाज क्या होते हैं, कोई बोलते हैं मार्श एरियाज क्या होते हैं, मार्श एरियाज क्या होते हैं, है ना, जो बहुत सॉफ्ट इलाके होते हैं, ठीक है, जो बहुत वेट इलाके होते हैं, सॉफ्ट वेट, ठीक है, जहाँ पे आमतौर पे फ्लड आ जाता है, जिन जगहों पे, जो बोलते हैं मार्शी एरियाज, ठीक है। जैसे यहाँ से हवल के नीचे जाते हैं जड़ीवल, वहाँ पे जो है वो उसको मार्श लैंड बन गया उधर से, जो वहाँ पे खुशहाल से रहे, वैसे समझ सकता है मिसाल। तो मार्श एरियाज पे जो रहते हैं उनको बोलते हैं मिथेनोजेंस। क्या बोलते हैं, मिथेनोजेंस, उन बैक्टीरिया को। आर्ची बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया हैविंग सेल वॉल। आर्ची बैक्टीरिया जो है वो डिफर करते हैं बाकी बैक्टीरिया से, किस चीज़ पे, किस चीज़ की बुनियाद पे, कि उनके पास सेल वॉल स्ट्रक्चर की बुनियाद पे, ठीक है। एक मिनट। आर्ची बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस। इन आर्ची बैक्टीरिया आखिर ये इतना हार्श हैबिटेट कैसे झेल पाते हैं कि एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में हेलोफाइल्स बन जाते हैं, एक्सट्रीम हॉट स्प्रिंग्स में थर्मोस्टोफाइल्स बन जाते हैं, मार्श एरियाज में मिथेनोजेंस होते हैं, क्योंकि इनका डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर है। अगर सेल वॉल डिफरेंट होगा तो शायद सी बात है इनको सर्वाइवल के लिए वो मिल गया वो फीचर। अब देखिए मिथेनोजेंस जो मतलब मार्श एरियाज में रहते हैं आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवेरल ruminant एनिमल्स। गट आपको पता होगी, मुझे उम्मीद है गट पता होगी, गट क्या होता है। गट का मतलब होता है ना ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, फ्रॉम माउथ टू एनस सारा, ठीक है, इसोफेगस, फिर स्टोमक, फिर उसके बाद इंटेस्टाइन्स, ठीक है, सारा, उसको बोलते हैं गट, या बोलते हैं क्या उसको, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट।
तो मिथनोजेंस जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स। रूमिनेंट एनिमल्स क्या होते हैं? एनसीईआरटी पढ़नी थी, अब समझ आ रहा है क्यों मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा खोलना पड़ता है इसको, कितना लिखना पड़ता है आप सोचिए। ये भी आसानी है कि नहीं? मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे भी, इंशाल्लाह आपको बस याद करना है। ह्यूमन एनिमल्स होते हैं वो एनिमल जो चिविंग कट एनिमल्स होते हैं। आपने पढ़ा होगा चिविंग कट के बारे में ना? जब खाते, अंदर डालते, फिर वापस लाते पेट से, और चबाते, और अंदर लेते, और वापस लाते, और चबाते, और अंदर लेते है ना, ताकि वो अच्छे से तोड़े इसको मुंह से, ठीक है। उनको बोलते हैं रूमिनेंट एनिमल। जैसे इसमें एग्जाम्पल आती है काऊ, बफेलो, शीप, गोट, ठीक है। तो उन्हीं रूमिनेंट एनिमल्स के गट के अंदर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, मैं लिखता हूँ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इसको बोलते हैं गट, ठीक है, गट सारा, ठीक है। जैसे बफ काउस, बफेलोज, शीप, गोट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। अब इनको हम आखिर जो मार्शी एरियाज में रहते हैं इनको मिथनोजेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस करते हैं। आपने सुना होगा शायद मीथेन का नाम, क्लास 10th की केमिस्ट्री में। मीथेन एक बायोगैस होता है। तो मिथनोजेंस का मतलब होता है मीथेन को जनरेट करने वाले, मिथेनोजेंस। एक बात ना, एक टेक्निक, एक बात याद रखिए, बायोलॉजी को अच्छे से समझने के लिए और याद करने के लिए इंसानों को चाहिए कि वो रूट वर्ड पे गौर करे, रूट वर्ड कैसे वर्ड किया है, तब जाके याद रहता है, वरना अजाब हो जाता है बहुत बायोलॉजी में। अगर मैं पढ़ता हूँ ना कभी भी कोई चीज़, अल्लाह की कसम आज तक मैंने जितना पढ़ा है ना बायोलॉजी, मैं नहीं पढ़ता हूँ जब तक मुझे रूट वर्ड पता नहीं होती है वर्ड का। मुझे पता ही नहीं आएगा, मुझे लगेगा मैं गोटा कर रहा हूँ। तो रूट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। तो आप देखिए ना, पता थी हमें हेलोफाइल्स सॉल्ट से मोहब्बत करने वाले, थर्मो एसिडोफाइल्स गर्म एसिड से मोहब्बत करने वाले। फिर ऐसे ही हमने क्या बोला, मीथेनोजेंस मीथेन को बनाने वाले जो मार्शी एरियाज में आर्ची बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है। अब रिवीजन करना आप तक है, मुझ तक नहीं हो, ठीक है। तो ये बनाते क्या, बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स, क्योंकि ये उनके गट में होते हैं, फिर गट से वो कहाँ आते हैं, डंग के अंदर आ जाते हैं। तो उसी डंग के अंदर क्या करते हैं, ये मीथेन बायोगैस बनाते हैं। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, बायोगैस जो बन जाती है डंग से। तो ये हम पढ़ रहे थे आर्ची बैक्टीरिया के बारे में। अब हम आते हैं यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया के बारे में। देर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया, ठीक है। और ट्रू बैक्टीरिया, दे आर कैरेक्टराइज बाई प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। उनको जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, उनके पास जो सेल वॉल होता है बहुत रिजिड होता है, बहुत मजबूत होता है, सख्त होता है। एंड इफ मोटाइल, अगर वो मोटाइल होते हैं, कि ये मोटाइल का मतलब क्या होता है आपको पता नहीं होगी, ये नया लफ्ज़ है आपके लिए, मुझे लगता है क्लास 11th में। मोटाइल का मतलब होता है जो मोशन दिखाएगा, जो फ्रीली मूव करता होगा। आप देखिए, जो फ्रीली मूव करता होगा, मूविंग ना, मूविंग इन शॉर्ट। मोटाइल जो मोशन में होगा, जो मूव करता होगा। बैक्टीरिया कुछ होते हैं जो मूव नहीं करते। अगर वो मोटाइल होगा, फ्लैजलम, तो उसमें फ्लैजलम प्रेजेंट होता है। अपने फ्लैजलम के साथ स्टेल जैसी होती है, वो मूवमेंट में हेल्प करती है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। समझिए मिसाल, ऐसी मिसाल फिलहाल। तो अगर वो मोटाइल होंगे तो वहाँ पे फ्लैजलम होगा, कहाँ पे, यू बैक्टीरिया में, ट्रू बैक्टीरिया में, वरना वहाँ पे रिजिड सेल वॉल तो प्रेजेंट होता ही है। अभी अभी मैंने आपसे कहा था कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो कि नाम से लगता है एल्गी होना चाहिए, एक प्लांट होना चाहिए, लेकिन वो सायानोबैक्टीरिया होता है। उस सायानोबैक्टीरिया को हम बोलते हैं ऑल्सो रेफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी। उसमें क्लोरोफिल ए होता है। जैसा कि आप जानते हैं क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लांट्स, से रंग मिल जाता है उनको, रेड रंग, सॉरी रेड नहीं, ग्रीन। तो क्लोरोफिल ए यहाँ प्रेजेंट होता है, क्या होता है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है साइनोबैक्टीरिया के अंदर, जिसको हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। इसको नाम क्यों बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल ए, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स में भी क्या होता है, क्लोरोफिल ए, एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। और वो खाना लाइट से बनाते हैं, फोटो मतलब लाइट, सिंथेटिक मतलब बनाना, लाइट से खाना बनाना, ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है खुद अपना खाना बनाने वाले। तो मैंने आपसे जैसे कहा था कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो भी खुद अपना खाना खुद ही बनाते हैं, इवन तो वो बैक्टीरिया है, लेकिन हमने कहा था बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं, वो लाइट के जरिए से खुद अपना खाना बना सकते हैं। तो इसीलिए इनको हम साइनो बैक्टीरिया को हम एक और नाम देते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, अगर ये बैक्टीरिया ही क्यों ना है। जिस तरीके से प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल ए पाया जाता है ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर पाए, वैसे ही जो आपका साइनोबैक्टीरिया होता है उसके अंदर भी पाया जाता है क्लोरोफिल ए, इसीलिए उसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, एक और नाम। और वही डायग्राम यहाँ बनाई गई है। नहीं नहीं, वो नहीं है, नॉस्टॉक, अच्छा नहीं वही है, हाँ।
फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गे। फिलामेंटस मतलब कि जहाँ फिलामेंट्स प्रेजेंट होंगे, है ना, ये फिलामेंट मानिए, ये एक दो तीन, ये फिलामेंट्स है, ठीक है। तो फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको नॉस्टॉक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉस्टॉक। तो डायग्राम यहाँ पे दी है इसने। अब समझना आराम आराम से ये चीज। द सयान ऑफ बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर। ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर, खाली एक ही सेल होती है ये सेल नहीं है अलग अलग। ये क्या है, ये फिलामेंट्स है, फिलामेंट, समझिए ये बात। दीज आर फिलामेंट्स। द सैन ऑफ बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, एक सेल से बन जाते हैं। कॉलोनियल, वो कॉलोनीज में प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिलामेंटस। अब देखिए अब मसला क्या है, यहाँ पे कॉलोनीज में प्रेजेंट है, ठीक है, ये कॉलोनीज में, ये एक है, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, है ना, ये एक सेल है, ये भी एक सेल, ये भी एक सेल, ये भी एक सेल है। अब डिफरेंट डिफरेंट सेल जो ये जुड़ी हुई है, कॉलोनी कॉलोनी बनाई है इसने, इनको कॉलोनियल बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, कॉलोनी, क्या बोलेंगे, फिलामेंटस। ठीक है ना, फिलामेंट्स, एक एक फिलामेंट, दो फिलामेंट। फिलामेंट पता है फिलामेंट क्या होता है आपको। मानिए मेरे पास ये मिसाल दूंगा आपको, ये ना, ये निशान जिसे रखते हैं किताब को, ये एक फिलामेंट है, ये दो फिलामेंट है, ये तीन फिलामेंट। पियानो होता है, पियानो, वो ना खट 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 खट, वो मानिए एक फिलामेंट, दो फिलामेंट, तीन फिलामेंट, चार फिलामेंट, वैसे ही। तो ये कॉलोनियल व्यूज थे फिलामेंटस, लेकिन मसला है कि दीज आर एक्चुअली यूनिसेलुलर इन नेचर। तो फ्रेश वाटर में पाए जा सकते हैं ये, मरीन में यानी कि समंदर में पाए जा सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल एल्गी, टेरेस्ट्रियल मतलब क्या होता है, लैंड पे ये पाए जा सकते हैं, कौन, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनको हम बोलते हैं क्या, साइनोबैक्टीरिया। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शेल्स, शीथ, शीथ, ठीक है। जो कॉलोनीज होती है ना, कॉलोनी जब बनाते हैं, कॉलोनी अपनी, आ जाओ तुम भी, तुम भी, तुम भी, मिल जाएंगे, हम कॉलोनी बनाते हैं। तो उसको सराउंड किया जाता है बाय जिलेटिनस शीथ। शीथ बोलते हैं कवरिंग को, प्रोटेक्टिव कवरिंग। शीथ क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग। अब देखिए हम एक एक लफ्ज पढ़ते हैं ना, ऐसे पढ़िए एनसीईआरटी, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा वल्लाह, सच बात है। लेकिन मतलब कोई पढ़ ही पाता है एनसीईआरटी। मेरी कजन है ना, वो भी पढ़ती है उसको नीट है, उसको ड्रॉप किया बेचारी ने एक बार। अब बोल रही थी उसको, आपकी नहीं पढ़ती हो एनसीईआरटी, उसको कुछ महीने के बाद या नीट शायद मई में, उसको बोला समझ नहीं आती है एनसीईआरटी। उसको बोला था क्लास ज्वाइन करने के लिए, पता नहीं वो क्या कर रही है। तो मसला क्या है, मसला ये है कि उसको एनसीईआरटी पढ़नी नहीं आती इस टाइम, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना इतना आसान नहीं है, आपको लग रहा है आसान है, मैं आसान बना रहा हूँ इसको। आसान है लेकिन थोड़ा खोलनी पड़ती है। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाई जेलाटिनस शीथ, शीथ का मतलब इन्होंने कहा क्या होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग। जेलाटिनस का मतलब क्या होता है, जेल लाइक। तो जेल लाइक प्रोटेक्टिव कवरिंग यहाँ पे कॉलोनीज को सराउंड करती है, ठीक है, उसको बोलते हैं जेलाटिनस शीथ, ठीक है, शीथ। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर, ये ब्लूम्स बनाते हैं इन पोल्यूटेड वाटर, ठीक है। अब बता ब्लूम क्या होता है। मैं सिखाता हूँ स्विमिंग ना एक जगह पे, नगीन लेक में। वहां पे पिछली बार हुआ था एल्गल ब्लूम, क्या हुआ था, एल्गल ब्लूम। वहां पे इतनी अलगे आ गई थी, वहां कुछ दिखता है, वो ग्रीन हो गया था सारा पानी उस टाइम पे। तो ब्लूम मतलब होता है जब पॉपुलेशन एक साथ जमा हो जाती है कहीं जगह पे और उभर आती है, उसको बोलते हैं ब्लूम हो जाना। तो कभी कभी वो ब्लूम बनाते हैं इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। पोल्यूटेड जैसे वो है नगीन लेक, उतना वो साफ नहीं है, फिर वहाँ पे साफ है जहाँ सिखाते हैं हम, लाइफ जैकेट वाइफ जैकेट देते हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है। मैंने वहीं पे सिखा, आप सिखाता हूँ वहाँ पे। तो कभी कभी वो ब्लूम्स बनाते हैं इन पोल्यूटेड वाटर, कौन, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गेज को बोलते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, क्लास ख़त्म होने वाला है। रिविजन किया करिए और याद किया करिए, वरना आगे का समझ नहीं आ जाएगा। सारा डिपेंड होता है अगला वाला किस पे, पिछले वाले पे। बाकी मेरा काम है